दिल की बात के में आज आप लोग का स्वागत है और आप सभी को प्रणाम। नव वर्ष की हार्दिक बधाई। आज का विषय है कि भारत को हिंद महासागर में हनुमान नीति पर चलना चाहिए। चूंकि मान लीजिए कि किसी भी देश से या चाइना से आज हमको बॉर्डर का विवाद है और यदि युद्ध का सिचुएशन होता है या लड़ाई शुरू होता है तो लड़ाई शुरू होने में 6 महीना 7 महीना 8 महीना या 10 महीना लगता है कि माहौल थोड़ा सा गर्म हुआ, बॉर्डर पर क्लेश हुआ, फिर लड़ाई शुरू होता है। लड़ाई शुरू होने पर हम तत्काल जो है ज़रूरत का चीज़, चाहे वो एमिनेशन हो, गोला बारूद हो, फाइटर जहाज हो या ड्रोन हो या तोप हो, ये सब हम खरीदारी कर सकते हैं। बीच में हमको युद्ध के बीच में भी ज़रूरत पड़ा तो इमरजेंसी में हम किसी भी देश से खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको युद्ध के बीच में एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, इस 4 चीज का जरूरत हमको यदि बीच में पड़े तो हम बिना 3 से 4 साल 5 साल का समय लगे हम इस चीज को किसी भी देश से नहीं ले सकते हैं। खरीदेंगे भी तो उसका तो कैसे ड्राइव करना है, कैसे उस बहुत प्रक्रिया है उसमें, वो संभव नहीं है युद्ध के समय में। तो ये 4 चीज जो है हमारे पास इतना मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए कि ताकि युद्ध के परिस्थिति में हमको इसकी कमी महसूस नहीं हो। चाइना यहाँ पर अरुणाचल में ये क्लेश करके, गलवान में क्लेश करके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। यदि चाइना को यहाँ पर ही युद्ध जीतना होता तो चाइना के पास तो बहुत हजारों ट्रिलियंस डॉलर उसके पास अवेलेबल है। वो 2000-3000 फाइटर प्लेन बना सकता था यहाँ पर अपना दबाव बनाने के लिए, युद्ध जीतने के लिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। चाइना यहाँ पर झड़प कर रहा है। हिंद महासागर में अभी कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना बेस वगैरह सिर्फ ठिकाना बनाते जा रहा है धीरे धीरे। और वो अपना नेवी को मजबूत कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट या सबमरीन हो, सबमरीन 80-90 बना लिया है। तो उस स्थिति में ऐसा वो क्यों कर रहा है? बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। उसका 2 ही मकसद है। एक, हिंद महासागर में अपने प्रभाव को जमाना और भारत के को फ्रीज कर देना, भारत को कमजोर करना। जब तक वो हिंद महासागर में अपने आप को मजबूत नहीं कर लेता है तब तक चाइना कभी भी यहाँ पर बड़ा युद्ध नहीं कर सकता है। उसको पता है कि युद्ध लंबा चलेगा और हमको हिंद महासागर में भारत जो है हमको पंगु बना देगा, हमारे अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा। तो इसलिए चाइना ध्यान को भटका करके, ताकि भारत के सरकार या यहाँ के आर्मी जो है इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे, आर्मी में, एयरफोर्स में ज़्यादा ध्यान दे और इस तरफ जो है वो अपना जो है कम ध्यान दे। हनुमान नीति पर चलने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लंका में हनुमान जी गए। हनुमान जी का तो कोई वहाँ एयर बेस नहीं था, ना कोई वहाँ किसी से समझौता था। गए, लंका दहन करके वापस चलाए। हमको हिंद महासागर में इतना मजबूत हो जाना है कि यदि उसका कोई सेंटर भी होता हो तो हम वहाँ हिंद महासागर में इतना मजबूत हो जाएंगे कि उसको तबाह कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो यहाँ पर एक जो है अथी में म्यांमार में अपना बनाए हुए है, वो अपना नेवी का बनाए हुए है। तो उसको हर हाल में व्यापार करने के लिए हर हाल में उसको फिर आना होगा बंगाल की खाड़ी में।
और बंगाल की खाड़ी में आने के लिए उसको इंटरनेशनल समुद्री सीमा में जाना होगा। हम ठीक है यहाँ इसके बेस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे वो इंटरनेशनल समुद्री क्षेत्र में आएगा हम अपने नेवी से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं। रहा बात पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का भी जो नेवी का बनाया हुआ है, तो पाकिस्तान ठीक है युद्ध में यदि शामिल हो जाता है तो हम डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। लेकिन इनकेस यदि पाकिस्तान युद्ध में डायरेक्ट शामिल नहीं होता है तो यहाँ उसका जो नेवी का जो बना हुआ है यहाँ से वो ऑपरेट नहीं कर सकता है व्यापार। हर हाल में उसको पाकिस्तान के जो समुद्री सीमा है व्यापार करने के लिए उससे बाहर निकलना होगा, और बाहर निकलने के बाद हम फ्री हैं। जब युद्ध चल रहा है तो हम उसके व्यापारिक हितों को, व्यापारिक जहाज को, व्यापारिक चाहे किसी भी तरह का हो, उसको हम नष्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जगह चुनौती है और वो चुनौती है जिबूती। जिबूती में जो बनाने का चाइना का मकसद है वो इसलिए है कि चूंकि वो कैनाल में जो है मिस्र का जो है रास्ता में जो पड़ता है वो बहुत सकरा है, और वहाँ पर जो वो अपना एयर बेस बनाए हुए है या नेवी का जो बनाए हुए है उससे भारत के जो समुद्री जहाज है या समुद्री जो भी है उसको वो ब्लॉकेज कर सकता है यदि हम हिंद महासागर में उसको डिस्टर्ब करें तो उस स्थिति में तो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लीट तो हमको उसको संभालने में, जिबूती को संभालने में लगेगा। यहाँ पर एक हमको मॉरिशस से या किसी और जगह एक नेवी का जो है और एयरफोर्स का एक बेस बनाना जरूरी है, और ये जिबूती एक चुनौती है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन चुनौती है। अभी तत्काल हिंद महासागर में कुछ नहीं कर पाएगा चाइना। हमारा 50% एरिया जो है वो नेवी कंट्रोल करती है। ठीक है, हम एयरफोर्स से भी यहाँ से भी देख सकते हैं, हमारा यहाँ अंडमान निकोबार है वहाँ से भी हम देख सकते हैं। हमारे लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो वहीं पर मौजूद है, एक लक्षद्वीप में है, तो हम देख सकते हैं। लेकिन यदि हमको 50% एरिया में हमारा आर्मी लगा हुआ है, 50% एरिया में हमारा एयरफोर्स काम कर रहा है और 50% एरिया सिर्फ नेवी हमारा देख रहा है, तो यदि हमारा नेवी कमजोर पड़ता है तो उस स्थिति में चाइना नजदीक आ जाएगा, हिंद महासागर पर अपना कब्जा कर लेगा। हिंद महासागर में यदि बराबर कभी लड़ाई होता है, हम थोड़ा 20 भी पड़ते हैं तब भी ठीक नहीं है। हमको हिंद महासागर में एक छत्र राज चाहिए। एक छत्र राज के लिए हर हाल में एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन की संख्या बढ़ाना होगा। ठीक है, कितना एयरक्राफ्ट कैरियर में कितना रुपया लगता है? हमको जिस तरह का विक्रांत या जो नया विशाल बनाया है उसी तरह का 1-2 एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेते हैं, 5 से 7 बिलियन डॉलर लगेगा। ठीक है, हम उस पर डिप्लॉय नहीं करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर को, उस पर हम ऐसे हम समुद्र में रखेंगे, रिजर्व में हमारा पहले बन के रेडी रहेगा, तो युद्ध के समय यदि जरूरत पड़ा तो हम उसका यूज कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, 5-7 बिलियन डॉलर लग रहा है हमारा यहाँ पर बनाने का जो है अनुभव भी है, हमारा जो है यहाँ पर जो साइंटिस्ट है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार है, हम एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। सबमरीन में एसएसएन सबमरीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एसएसबीएन का हम बहुत ज़्यादा जरूरत इसलिए नहीं समझते हैं कि एसएसबीएन का मतलब हो गया कि हमको जब परमाणु युद्ध होता है उस वक्त हमको रिटेलिएट करना हुआ परमाणु बम का। अब एसएसबीएन में हम 10 मिसाइल को रख सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल को। अब उसमें हम बैलिस्टिक मिसाइल कन्वेंशनल रखें कि परमाणु बम वारहेड वाले रखें, तो ऑटोमेटिक हम उसमें परमाणु वारहेड वाले रखेंगे। K4 मिसाइल या K5 से हम उसको चाइना पर अटैक करने के लिए रख रहे हैं, तो उस स्थिति में हम बैलिस्टिक मिसाइल से तो हमला नहीं कर सकते हैं, तो वह हमारा पारंपरिक युद्ध में नहीं का आया काम। एसएसएन जो है पनडुब्बी या जो भी पनडुब्बी हो, जितना जरूरी हो,
इसका काम शुरू हो जाना चाहिए। इसमें ढीला सिली होना उचित नहीं है। एक ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर का जरूरत है, खरीद लीजिए एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन आपका गेम चेंजर होगा औरा और ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर और तोप। ये 4 चीज जो है वो इस क्षेत्र में कारगर चाहिए, अच्छा संख्या में चाहिए, और हर वैरायटी का ड्रोन जो है, बहुत बड़ा ड्रोन से हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, हमें छोटा ड्रोन, मीडियम साइज का ड्रोन, मतलब ड्रोन की अवेलेबिलिटी पूरे कंप्लीट मात्रा में होना चाहिए। और औरा जो है, औरा का काम जो है वो तेज करना होगा। औरा का जो है ज़्यादा काम आने वाला है इस क्षेत्र में, चाहे किसी भी कारण बस इस क्षेत्र में भी जरूरत पाकिस्तान के तरफ पड़ा तो औरा बहुत ज़्यादा। हम जानते हैं कि ड्रोन जो है फाइटर प्लेन से ज़्यादा काम ड्रोन नहीं कर सकता है, लेकिन एक फाइटर प्लेन के बदले 3 ड्रोन तो उसका मेकअप जरूर कर लेगा। फाइटर प्लेन में एक पायलट का, आप पूरे पायलट का जो है जब से उसकी बहाली हुई और जब से वो रिटायर करते हैं उनका टोटल सैलरी जोड़ लीजिए, एक पायलट पर कितना खर्च होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही वो खर्च जाता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 2 पायलट होता है, रिजर्व में पायलट लोग होते हैं, तो उस स्थिति में ये पैसा तो बच सकता है। हर हाल में चाइना के जो बीजिंग क्षेत्र है, जो उसका उत्तरी साइड जो है, उस तरफ हमला करने के लिए हमारे पास अभी सिर्फ 0% ही एबिलिटी है कि हम चाइना के उत्तरी क्षेत्र पर जाके हमला करके वापस आ सके। ऐसा कौन सा हमारे पास हथियार है? हाँ, एक है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल से हम यदि हमला करते हैं उत्तरी क्षेत्र पर, चाहे हम सबमरीन से हमला करते हैं K4 से या K5 से, तो उसका बैलिस्टिक मिसाइल का जो खर्च है, कीमत है, वो कीमत आप जोड़िए और वो जो क्षति करेगा जितना जा करके उसकी कीमत जोड़िए। बैलिस्टिक मिसाइल, इतना दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल हमको जो जरूरत पड़ेगा तो हम तो उसके लिए परमाणु वारहेड के लिए करेंगे, उसको तो हम कन्वेंशनल के लिए इतना दूर में तो बैलिस्टिक मिसाइल ही हम 50 मारेंगे तो बहुत सारा खर्च आ जाएगा। उसका कीमत बैलिस्टिक मिसाइल का बहुत ज़्यादा है, एक बैलिस्टिक मिसाइल का। उसके बाद भी वो मिसाइल वहाँ जाके 10 मिसाइल मारते हैं तो 5 मिसाइल गिरेगा, 5 मिसाइल रोका भी जा सकता है। हर हाल में क्रूज मिसाइल का जो है, उसका जो मारने का कैपेसिटी है वो 2000 किलोमीटर यदि हो जाता है तो हम ये पूर्वी क्षेत्र से चाइना के पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण कर सकते हैं। और 2000 किलोमीटर का क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस हो, उसका सेकेंड वर्जन हो, या हमको किंजल मिसाइल के तरह जो रसिया का है उस तरह का मिसाइल बनाने का जरूरत है, जो कम खर्च में चाइना के पूर्वी सीमा पर, उत्तरी पूर्वी सीमा पर जाकर के हमला कर सके। और यहां से 2000 किलोमीटर में चाइना का सारा क्षेत्र लगभग कवर हो जाएगा। दूसरा, किसी कारणवश यदि चाइना का एटॉमिक बम का प्रयोग करता हो तो उस स्थिति में हम यदि रिटेलिएट करते हैं तो जो हम दूसरी बार जो अपना बम भेजेंगे या अपना परमाणु बम का यूज करेंगे, तो जब हम दूसरा बार ही यूज करने वाले हैं तो हमारे पास टैक्टिकल परमाणु बम क्यों होना चाहिए? हमारे पास 2000 किलो न्यूटन का, 3000 किलो न्यूटन का बम होना चाहिए जो मास डिस्ट्रॉय कर सके, मास विनाश कर सके। क्योंकि हम तो पहले यूज करने वाले नहीं है, तो हम टैक्टिकल परमाणु बम बना के 15 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन बनाने का कोई जरूरत नहीं है। भारत हर हाल में
2000 किलो न्यूटन का किलो TNT का या 3000 किलो TNT का जो है परमाणु बम रखना चाहिए। हर हाल में हम 100 परमाणु बम रखेंगे, लेकिन वो मास डिस्ट्रक्शन करे, जो मास विनाश करे, उसका रखना चाहिए। नंबर 2, जब हम क्रूज मिसाइल से परमाणु वारहेड को भेजते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल से बेहतर क्रूज मिसाइल होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि क्रूज मिसाइल मैक्सी 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट, 1000 फीट इस ऊंचाई पर उड़ता है। अब यदि वो चाइना के किसी भी क्षेत्र में जाता हो तो चाइना उस मिसाइल को, क्रूज मिसाइल को यदि रोक भी लेता है तो वहां पर विनाश होगा चाइना का ही। मिसाइल रुक जाता है तब भी विनाश, मिसाइल नहीं रुकता है तब भी विनाश। लेकिन हम यदि बैलिस्टिक मिसाइल से भेजते हैं और उसको एयर स्पेस के बाहर यदि रोक लिया जाता हो तो उस स्थिति में तो एक तो हमारा परमाणु बम दागे, हमारा परमाणु बम स्पेस में डिस्ट्रॉय हो गया। उस स्थिति में बहुत सारे देश का दबाव पड़ने लगेगा कि भाई आपने स्पेस में परमाणु बम डिस्ट्रॉय किया है, उससे बहुत सारा जो सैटेलाइट क्षति होगा। तो ये नीति भारत का होना चाहिए कि हम यदि एक परमाणु बम इसका इस्तेमाल करते हो तो एक परमाणु बम हर हाल में जिस जगह के लिए इस्तेमाल करते हो उस जगह पर गिरना चाहिए। उस स्थिति में K4, K5, K6 ये इसको जो है हम समझते हैं कि सैटेलाइट से निगरानी करना संभव नहीं है। 20 मिनट का भी समय मिल जाता है। यदि K6 कहीं से भी छुप के बैलिस्टिक मिसाइल का हमला करता हो तो उसको रोक पाना चाइना के बस की बात नहीं है। लेकिन चूंकि चाइना सैटेलाइट से तो पूरे भारत पर निगरानी कर लेगा, बैलिस्टिक मिसाइल को तो वो देख सकता है कि कहाँ से छूटा, उसका पथ क्या है, रास्ता क्या है, और बदले में वो अपना रोकने का प्रयास करेगा। तो इन्हीं सब बातों पर ध्यान देते हुए हम लोगों को हनुमान नीति पर काम करना चाहिए। और श्रीलंका में सुने कि श्रीलंका में अडानी जी अपना एक नेवल बेस बना रहे हैं चाइना के तक। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चाइना यदि श्रीलंका से किसी भी तरह का युद्ध का के स्थिति में यदि वहाँ से वो युद्ध का किसी भी एक्टिविटी को अंजाम देता है तो डायरेक्ट श्रीलंका का युद्ध में शामिल होना हो जाएगा। और शामिल होना माने युद्ध में श्रीलंका या तो उसको रोकेगा, और नहीं रोकेगा तो श्रीलंका युद्ध में शामिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट एयरफोर्स से ही वहां पर हमला कर सकते हैं। लेकिन मेरा एयरफोर्स जो है वो जिबूती में जाकर के हमला करके वापस नहीं आ सकता है। उसके लिए वहां पर जहां पर भी एयरबेस हो वहां जरूरी है। इन्हीं सब बातों पर ध्यान देते हुए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।